हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आपकी बुक में ये टेबल दिया गया होगा जिसको कि हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इजी एग्जांपल्स। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं अबाउट अ पॉपुलेशन मीन एंड अबाउट अ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। लेकिन उसके पहले हाइपोथेसिस होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में अगर बोलें तो हाइपोथेसिस एक क्लेम है जिसको कि हम टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल को बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले हाइपोथेसिस के बारे में। सपोज एक स्टडी है कि इंडिया में 10 में से 4 लोग स्नोर करते हैं। तो ये एक स्टडी है, मे बी बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड ओपिनियन और सर्वे। तो अगर ये एक स्टडी है जिसको कि सबने मान लिया है तो इसको हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जिसको कि हम डिनोट करते हैं H0 से या H0। तो अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आती है या कोई रिसर्चर बोलता है कि ये थ्योरी रॉन्ग है तो वो इसको चैलेंज करेगा, इस थ्योरी को चैलेंज करेगा और वो एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ आएगा जिसको कि डिनोट किया जाता है HA से। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस HA से डिनोट करेंगे जिसको। उसके लिए उसको पॉपुलेशन में से कुछ सैंपल लेना पड़ेगा, कुछ डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा जिसको भी वो टेस्ट करना चाहता है। तो उसके बेसिस पे हम नल हाइपोथेसिस को या तो रिजेक्ट करेंगे। अगर हमें नल हाइपोथेसिस इसके अगेंस्ट कि 4 आउट ऑफ 10 पीपल स्नोर इन इंडिया कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो हम अज्यूम करेंगे कि नल हाइपोथेसिस करेक्ट है। लेकिन अगर हमारा डेटा अदरवाइज सजेस्ट करता है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है हम बोलेंगे कि हम वी फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम एग्जांपल्स करने शुरू करेंगे तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि ये थ्योरी है क्या। तो उसके लिए हम सबसे पहले टेबल को ही एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है लोअर टेल टेस्ट, अपर टेल टेस्ट, ट्रू टेल टेस्ट, ये सब क्या है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लोअर टेल टेस्ट H0 या H0 म्यू, ये ग्रीक लेटर है म्यू, इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू 0। एक एग्जांपल लेते हैं जिसके साथ आप टीनेजर्स बहुत रिलेट कर पाओगे। सपोज एक थ्योरी है, एक स्कूल बोर्ड क्लेम करता है कि स्टूडेंट्स अपने दिन का एटलीस्ट 5 घंटे सोशल मीडिया पे बिताते हैं। एटलीस्ट 5 घंटे का मतलब है कि मोर देन और इक्वल टू 5। एटलीस्ट 5 घंटे दिन का एवरेज बेसिस पे सोशल मीडिया पर बिताते हैं। तो यहाँ पे म्यू 0 क्या होगा, 5 इज इक्वल टू 5। तो हमारा फर्स्ट टेस्ट है लोअर टेल टेस्ट, वो इसी एग्जाम्पल के ऊपर बेस्ड है कि नल हाइपोथेसिस क्या कहती है। नल हाइपोथेसिस यानी H0 क्या है कि ऑन एन एवरेज मोर देन इक्वल टू म्यू नॉट। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर मुझे लोअर टेल टेस्ट के लिए फॉर्मुलेट करनी पड़े थ्योरी तो मैं कैसे करूंगी कि म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। और यहाँ पे 5 क्या है, म्यू 0 की वैल्यू। म्यू 0 क्या है, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मतलब स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स जो कि हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। मीन मतलब एवरेज, कि वो अपने दिन का 5 घंटे एटलीस्ट स्पेंड करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये आई है स्कूल बोर्ड की स्टडी, यानी ये है नल हाइपोथेसिस। सपोज एक टीचर क्लेम करता है कि ये थ्योरी रॉन्ग है तो वो HA ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस के साथ आता है कि ये थ्योरी रॉन्ग है। वो 100 बच्चों का सैंपल लेता है और उस सैंपल के बेस पे ये डिसाइड करता है, कंक्लूजन देता है कि बच्चे अपने दिन का से 4 घंटे सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो मतलब म्यू इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इट इज लेस देन 5।
हम यहाँ पे 4 घंटे नहीं लेंगे, हम इसका एच नॉट का एकदम रिवर्स लेंगे, क्योंकि एच नॉट और एच ए जो है वो मैथमेटिकली ऑपोजिट थ्योरीज हैं। तो वो करेगा कि म्यू इज लेस देन 5। तो ये हमारी सेकेंड थ्योरी हो जाएगी, ऑल्टरनेट थ्योरी। तो इसी तरह से हमने लोअर टेल टेस्ट का फर्स्ट कॉलम को क्लियर कर लिया कि नल हाइपोथेसिस कहता है कि म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू जीरो, जो कि हाइपोथेसाइज वैल्यू है इस एग्जाम्पल में 5 घंटे, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि म्यू लेस देन 5 घंटे है, तो लेस देन म्यू जीरो है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था हाइपोथेसिस का। सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप था फॉर्मुलेट करना हाइपोथेसिस को, वो हमने कर दिया है। तो सेकंड स्टेप क्या है, टेस्ट स्टेटिस्टिक को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, z। अब z क्या होता है, z एक स्टैंडर्ड स्कोर है। टीचर ने जब 100 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया तो हम उनको नाम देते हैं x1, x2, x100। तो x एक रॉ स्कोर है, लेकिन z एक स्टैंडर्ड स्कोर है जो कि x की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो z स्कोर क्या है, सिंपली एक साइन डिस्टेंस है ऑफ एवरी सैंपल वैल्यू फ्रॉम द मीन। हर एक सैंपल वैल्यू का मीन से यानी एवरेज से वो कितनी दूर है उसको डिफाइन करता है। तो हम सिंपली z स्कोर के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं कि ये सब जो सैंपल वैल्यूज हैं 100 बच्चों का जो डेटा है वो कहाँ पे रैंक करता है विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टूडेंट्स, कि हर एक बच्चा दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में कहाँ पे स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया। तो इसीलिए जेड स्कोर को लिया जाता है। और जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या है, जेड स्कोर का फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू जीरो। तो यहाँ पे एक्स बार क्या है, टीचर ने डिसाइड किया अपने सैंपल के ऊपर, बेस के ऊपर, कि बच्चे 4 घंटे बिताते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा एक्स बार क्या होगा, 4। म्यू जीरो क्या है, 5, जो कि स्कूल बोर्ड क्लेम करता है। और यहाँ पे अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, पॉपुलेशन मीन। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया होगा, अपॉन रूट ऑफ एन। एन क्या है, सैंपल साइज, सैंपल साइज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सैंपल साइज क्या है, 100, क्योंकि उसने 100 बच्चों का डेटा कलेक्ट किया है। तो इन सब वैल्यूज के बेस पे हम z को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद है रिजेक्शन वैल्यू, रिजेक्शन रूल, पी वैल्यू अप्रोच। तो पी वैल्यू अप्रोच को सिखाने के पहले मैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच सिखाती हूँ, क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच को सीखने के बाद आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पी वैल्यू अप्रोच क्या होता है। अब क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच क्या होता है, उसके लिए एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा। सपोज टीचर 95% कॉन्फिडेंट है कि जो उसने वैल्यू निकाली है 4 घंटे पर डे के हिसाब से वो सही है। तो ये होती है हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैंने इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट 2 वीडियोस में बताया था कि ये जो एरिया होता है अंडर दिस कर्व, नॉर्मल कर्व, इज ऑलवेज 1 और 100%। अब टीचर 95% कॉन्फिडेंट है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हो गया, 95%। और कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट कितना होगा, 0.95, यानी टीचर 0.95 कॉन्फिडेंट है। तो सपोज 0.95, और ये जो एरिया होगा तो ये एरिया कितना होगा, 1 माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, मतलब 1 माइनस 0.95, 0.05। तो ये एरिया होगा रिजेक्शन एरिया।
0.05 और इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस सी, अल्फा से डिनोट करते हैं। इसको रिजेक्शन एरिया क्यों बोलते हैं? क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच के बारे में हम सीख रहे हैं। सपोज हमने इसी एग्जाम्पल को लेते हुए अगर हमने z की वैल्यू निकाली है, क्योंकि लोअर टेल टेस्ट है तो z की वैल्यू माइनस में आएगी। सपोज हमारी वैल्यू आती है -1.97, जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था z का कि x बार माइनस म्यू 0 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन रूट n, तो उसके बेसिस पे सपोज हमारी वैल्यू आती है -1.97। अब ये जो एरिया है अल्फा एरिया, इस एरिया के ऊपर z की वैल्यू क्या होगी? z फॉर 0.05। मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में आपको सिखाया था कि z वैल्यू कैसे निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। हम फिर से इस वैल्यू को सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए एकदम से एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि ये वैल्यू होती है -1.645। माइनस इसलिए क्योंकि ये जो z की वैल्यू आई है ये माइनस में आई है, तो z अल्फा की वैल्यू भी हम -1.645 लेंगे, माइनस में लेंगे। अब अगर आप देखो नंबर लाइन के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर लाइन में कैसा होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट की ओर जाते हैं हमारी वैल्यूज कम होती जाती हैं। तो सपोज ये हमारा था z की वैल्यू यहाँ पे है -1.645, यानी कि अल्फा। ये सारा एरिया डिनोट करता है अल्फा को, जिसको कि हम बोलते हैं रिजेक्शन एरिया, या फिर इस अल्फा को बोलते हैं एरिया ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो क्यों बोलते हैं मैं इस एग्जाम्पल के बाद आपको बताती हूँ कि इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्यों बोलते हैं। ये रिजेक्शन एरिया है। अब जो z हमारे पास आया था -1.97, ऑब्वियसली वो इधर होगा -1.97, क्योंकि -1.97 हमें पता है कि छोटा होता है -1.645 से, और जैसे जैसे हम नंबर लाइन पे लेफ्ट की ओर जाते हैं हमारी वैल्यू छोटी होती जाती है। तो दूसरी तरफ ये जो z है ये z अल्फा से -z अल्फा से कैसा है? छोटा है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिजेक्शन एरिया में आ रहा है। रिजेक्शन एरिया में अगर z की वैल्यू आएगी तो हम हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। इसीलिए इसको रिजेक्शन एरिया बोलते हैं कि अगर z डेटा, मैं इसको z डेटा नाम बोल रही हूँ, जो हमारे डेटा के ऊपर बेस्ड वैल्यू है z की, अगर वो रिजेक्शन एरिया के अंदर आता है, फॉल्स इनटू रिजेक्शन एरिया, दैट मीन्स हमें क्या करना है? हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। सपोज ऐसा होता कि ये अल्फा एरिया और हमारी z की वैल्यू आती इधर, डेटा z डेटा की वैल्यू आती बाहर, रिजेक्शन एरिया में नहीं आती, तो हम क्या कहते हैं कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ओके, तो बेस यही है कि रिजेक्शन एरिया के अंदर आता है तो रिजेक्ट हाइपोथेसिस, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो अभी हम बात करते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच हो गया। अभी हम बात करते हैं कि पी वैल्यू अप्रोच क्या होता है। तो पी वैल्यू अप्रोच क्या होता है? पी का मतलब होता है, अगर डेफिनेशन लेनी हो तो पी का मतलब होता है, ये हो गया, यहाँ पे भी वही है कि अगर रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ z इज लेस देन और इक्वल टू -z अल्फा, कि अल्फा एरिया में आए, इससे छोटा होगा तभी उस एरिया में आएगा, तो हमें इसको रिजेक्ट कर देना है। पी वैल्यू अप्रोच में क्या है? पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, probability of more extreme values than the ones observed in your data। चलो डेफिनेशन पे नहीं जाते हुए सिंपल टर्म्स में मैं बताती हूँ कि पी वैल्यू एक्चुअल में होता क्या है। फिर से एग्जांपल लेते हुए, सपोज ये हमारी बेल कर्व है और अगर यहाँ पे z अल्फा है तो ये एरिया ऑब्वियसली रिजेक्शन एरिया है, एरिया ऑफ रिजेक्शन। इस
ये एरिया है अल्फा। फिर से बनाते हुए ये z अल्फा है। सपोज अगर हमारा जो z आया था डेटा वो इधर आता है, इस एरिया में आता है, तो p वैल्यू क्या होती है? p वैल्यू एरिया होता है जहां पे z ऑन द बेसिस ऑफ डेटा की वैल्यू आई है उसके बेसिस पे p वैल्यू निकालते हैं। हम अभी क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ कि p वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो p वैल्यू अगर p वैल्यू कहाँ पे आती है? z डेटा के लेफ्ट हैंड साइड में अगर लोअर टेल टेस्ट है तो। अपर टेल टेस्ट में अलग होगा। अपर टेल टेस्ट में कैसा होता है? सपोज ये z डेटा है, मैं z डेटा की बात कर रही हूँ जो कि हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू आई है, तो हमारा p वैल्यू कहाँ होगा? इधर। ठीक है, तो एक्सट्रीम पे होता है। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारी p वैल्यू एरिया इन दो में अगर हम देखें तो p वैल्यू एरिया कैसा है? लेस देन अल्फा है। अल्फा एरिया इधर है, z डेटा इधर है। ओके, तो p वैल्यू एरिया इज लेस देन अल्फा एरिया। तो हम क्या करेंगे? अगर लेस देन या इक्वल टू हो तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। सपोज ऐसा होता कि ये z अल्फा है तो ये रिजेक्शन एरिया है, लेकिन ये z डेटा है तो ये सारा p एरिया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे p एरिया, p वैल्यू एरिया कैसा है? ग्रेटर देन अल्फा है, तो हम इसको डू नॉट रिजेक्ट करते हैं। बेसिक फंडा इसका वही है, रिजेक्शन एरिया वाला ही, कि अगर हमारा p वैल्यू अगर हमारा रिजेक्शन एरिया में आता है, जैसे कि मैं अभी दिखा रही हूँ कि रिजेक्शन एरिया के अंदर अंदर आ रहा है, तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। और अगर p वैल्यू एरिया रिजेक्शन एरिया के बाहर है, बाहर फॉल करता है, हमें इसको, इस एरिया को हमें सपोज ये z अल्फा एरिया, ये रिजेक्शन एरिया है, तो ये p एरिया है, p वैल्यू एरिया है ये सारा। ओके, तो इस एरिया को देखना है। अगर ये ज्यादा होगा, बड़ा होगा, तो हमें रिजेक्ट नहीं करना है नल हाइपोथेसिस को। ओके, तो हम क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको इन सब टर्म की ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। लेकिन उसके पहले अपर टेल टेस्ट भी एक बार देख लेते हैं, और टू टेल टेस्ट भी है। अपर टेल टेस्ट में क्या है? बिल्कुल सेम लोअर टेल टेस्ट के जैसा है, सेम मेथड से हाइपोथेसिस इज लेस देन इक्वल टू हाइपोथेसाइज मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट। जैसे मैंने बताया कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस दोनों एक दूसरे के मैथमेटिकली ऑपोजिट होते हैं। तो अगर वैसे वाला टेस्ट होगा कि लेस देन इक्वल टू, तो हमारी वैल्यूज कैसी होंगी कि सपोज यहाँ पे z अल्फा है और ये बोला गया है नल हाइपोथेसिस में कि जो मीन है वो इसके लेस देन और इक्वल टू, यानी इस एरिया में है, तो इसीलिए इसको अपर टेल टेस्ट बोला गया है, ये लेस देन इक्वल टू है। ओके, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या कहती है कि अगर वो मोर देन हो तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। सेम क्वेश्चन है, सेम टेस्ट होगा, z की वैल्यू भी सेम मेथड से निकलेगी, p वैल्यू अप्रोच का भी मेथड सेम रहेगा, रिजेक्शन रूल। क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम एक बार कर लेते हैं कि कैसे होगा। कि सपोज अपर टेल टेस्ट में कैसे होता है कि z की जो वैल्यू आती है ना, टेस्ट स्टेटिस्टिक z की वैल्यू वो पॉजिटिव में आती है, तो इसीलिए z अल्फा भी पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं। सपोज ये हमारा z अल्फा है और हमारा z जो ऑन द बेसिस ऑफ डेटा है वो इधर आया है, तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये रिजेक्शन एरिया के अंदर है, क्योंकि ये हमारा एरिया ऑफ रिजेक्शन है। तो दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस।
या इसके बेसिस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा z है वो ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि नंबर लाइन में जैसे ही हम राइट की ओर जाते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। तो इसीलिए z की वैल्यू z अल्फा की वैल्यू से बड़ी होगी। तो मोर देन इक्वल टू हो तो रिजेक्ट, और अगर ऐसा हो जहाँ पे z अल्फा डिफाइंड होता है उसकी एक्सट्रीम साइड की ओर एरिया ऑफ रिजेक्शन होता है। अगर हमारा z इधर आ रहा है तो दैट मीन्स कि रिजेक्शन एरिया में नहीं फॉल कर रहा, तो हम क्या करेंगे, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, या हम बोल सकते हैं कि z इज अगर लेस देन z अल्फा तो डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है ऊपर वाले कि कब रिजेक्ट करना है, क्योंकि आपको अभी फंडा पता चल गया है कि कब रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को और कब नहीं करना है। अब बारी है टू टेल टेस्ट की। टू टेल टेस्ट में क्या होता है, मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ जो कि हमने शुरू में लिया था। सपोज कि स्टडी कहती है कि ना तो 5 से ज्यादा ना तो 5 से कम। स्कूल बोर्ड क्लेम करता है कि स्टूडेंट्स अपने टाइम का, दिन का 5 घंटे ही बिताते हैं, मतलब म्यू इज इक्वल टू 5 ओनली। 5 क्या है, म्यू जीरो की वैल्यू। म्यू जीरो क्या है, हाइपोथेसाइज वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन, मतलब ऑन एन एवरेज हर बच्चा 5 घंटे ही बिताता है, ये कहती है नल हाइपोथेसिस। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है कि नहीं, दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 5। सीधे सीधे ये वैल्यू 5 नहीं है, उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। बेल कर्व में हम म्यू की वैल्यू यानी 0 लेते हैं, मीन की वैल्यू। तो ना तो ये ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कह रही है कि ये काफी कम भी हो सकती है, मतलब जरूरी नहीं है, कम भी हो सकती है। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज मीन से कम होती हैं और राइट हैंड साइड की वैल्यू मीन से ज्यादा होती है, तो मीन से ज्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है टू टेल टेस्ट। बट इसमें जो z की वैल्यू आएगी वो या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी बेस्ड ऑन सैंपल मीन। क्योंकि सैंपल मीन में क्या हो सकता है, सैंपल मीन में ये भी हो सकता है कि 6 घंटे बिताते हैं या 3 घंटे बिताते हैं, तो वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर तो z की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपर टेल टेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो हमें लोअर टेल टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस है। सपोज उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए कि टीचर 95% कॉन्फिडेंट है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास दो एरियाज हैं, लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का। तो होगा क्या, ये एरिया कितना होगा 0.95, तो बाकी कितना एरिया बचा 0.05, जो कि है अल्फा, अल्फा से डिनोट होता है। अच्छा, इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एरिया क्यों बोलते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसलिए बोलते हैं, z का फॉर्मूला क्या था, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन n। तो मतलब ये है कि सैंपल मीन और हाइपोथेसाइज मीन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है, अगर वो सिग्निफिकेंट होगा, मतलब इतना सिग्निफिकेंट होगा डिफरेंस कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस के बीच का डिफरेंस, तभी वो इस एरिया के अंदर फॉल करेगा, तभी इसको रिजेक्ट कर पाएंगे, या तो इस एरिया में या तो इस एरिया में फॉल करेगा। अगर वो डिफरेंस इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है 5 घंटे के इधर उधर या क्लोज ही है, तो दैट मीन्स कि वो इस एरिया में लाई करेगा। तो इसीलिए इसको रिजेक्शन एरिया या अल्फा को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बोलते हैं। तो अभी जैसे हमें पता है कि ये टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में ये दो एरियाज हैं। ऑब्वियसली अगर ये एरिया 0.95 है तो हमें पता है कि ये टोटल एरिया 1 है, तो 1 माइनस 0.95 0.05, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ये एरिया कितना है अल्फा अपॉन 2, इस केस में 0.025 और इस केस में भी अल्फा अपॉन 2 यानी 0.025। तो बाकी सब सेम रहेगा, z की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच अगर रिजेक्शन एरिया में लाई करती है, चाहे लोअर टेल टेस्ट पे चाहे अपर टेल टेस्ट पे, तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे।
इसी तरह से पी वैल्यू अप्रोच का भी सेम मेथड अप्लाई होगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं आपकी बुक में से, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 1 फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग हाइपोथेसिस टेस्ट। H नॉट म्यू इज लेस देन इक्वल टू 25, और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहती है नो, H नॉट इज ग्रेटर देन 25। तो अ सैंपल ऑफ 40 प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन ऑफ 26.4। तो सबसे पहले तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 25, सैंपल ऑफ 40, दैट मीन्स n कितना है 40, प्रोवाइडेड अ सैंपल मीन ऑफ 26.4, तो x बार कितना है सैंपल मीन 26.4, तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6, सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6। तो सबसे पहले तो बोला है कि कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसका फॉर्मूला हमें पता है, ये फॉर्मूला होता है, हम वैल्यूज पुट करते हैं, x बार कितना है 26.4 माइनस म्यू नॉट कितना है 25 अपॉन 6 अपॉन रूट ऑफ 40, तो 1.4 इंटू रूट ऑफ 40, इसको ऊपर लेके जाएंगे अपॉन 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.48। तो z की वैल्यू क्या आ गई 1.48। तो ऑब्वियसली ये z पॉजिटिव आया है, तो z अल्फा की वैल्यू भी कैसी होगी पॉजिटिव होगी। तो अभी हम फिर से सीखते हैं कि z अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सो व्हाट इज द p वैल्यू फर्स्ट। तो पहले p वैल्यू कर लेते हैं कि p वैल्यू कैसे निकालेंगे। p वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू है 1.48, तो हमें क्या करना है, हमें z वैल्यू चार्ट जो है, z वैल्यू चार्ट पे हमें 1.4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1.4 जो रो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0.08, क्योंकि 1.48 क्या होता है 1.4 प्लस 0.08, 0.08 कॉलम के अंदर हमें वैल्यू देखनी है। तो 1.4 और 0.08 वैल्यू है 0.9306, 0.9306। मैंने फर्स्ट वीडियो में या सेकंड वीडियो में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की एक बात बताई थी कि जो z वैल्यू की जो वैल्यूज दे रखी होती हैं चार्ट के अंदर, वो कैसी वैल्यूज होती हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। ओके, तो ये जो z है, ये जो वैल्यूज हैं, एरिया है 0.9306, ये कहाँ पे है z, जहाँ पे z की वैल्यू 1.48 है। हमें पता है कि हमें p वैल्यू के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए होती है, एक्सट्रीम, जहाँ पे z डेटा होता है कि जहाँ पे z 1.48 है, हमें इस तरफ की वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए p वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस, अगर हम इस पूरी, ये वैल्यू होती है 1 में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 1 में से अगर हम 0.9306 को माइनस कर दें तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0694, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू चाहिए ना कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास p वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.0694। और क्या हमारी वैल्यू रिजेक्शन एरिया में लाई करती है, लेट्स सी। 0.0694 इज, अल्फा की वैल्यू क्या दी है, अल्फा की वैल्यू दी है 0.01, p वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट आंसर 0.01 से हमें इसको कंपेयर करना है, p वैल्यू को अल्फा वैल्यू से कंपेयर करना है। तो क्या हम देख सकते हैं, फर्स्ट 0.061, ऑब्वियसली ये वैल्यू ग्रेटर है, दैट मीन्स p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू। सो हम बोल सकते हैं
कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हमें ये फॉर्मूला भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे। फोर्थ पार्ट करते हैं क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच वाला, उसके बाद। तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच में क्या है, व्हाट इज द रिजेक्शन रूल यूजिंग क्रिटिकल वैल्यू। अभी क्रिटिकल वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमारी आई थी 1.48 ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, और z अल्फा क्या है, z अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.01, अल्फा की वैल्यू 0.01 है। तो 0.01 के ऊपर z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए फिर से हमें z चार्ट देखना आना चाहिए। तो z चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो 0.01 हमें पता है कि जो वैल्यूज होती हैं, अगर हमें इधर 0.01 चाहिए क्योंकि अल्फा इधर ही होगा, अगर यहाँ पे 0.01 है तो ये एरिया कितना होगा 0.99। हमें पता है कि z वैल्यू चार्ट में सारी वैल्यूज कैसे दी जाती हैं, किसी भी वैल्यू की लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, यानी 0.99 कहाँ पे दिया गया है वो हमें देखना है। अभी पॉजिटिव z वैल्यू चार्ट में अगर आप देखो तो 0.99 दिया गया है 2.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, रो नंबर 2.3 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप देखो तो दो वैल्यूज दे रखी हैं 0.9901, ठीक है, इसी को ले लेते हैं ना, 0.9901 एकदम क्लोज है, और दूसरी वैल्यू एक दे रखी है 0.9898। तो एक्चुअल में इन दोनों के बीच में लाई करती है, बट हम इसको ले सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि ये 0.9901 0.9900 के एकदम क्लोज ही है। तो ये आती है, ये वैल्यू है कॉलम नंबर 0.03 के अंदर। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा z का 2.3 प्लस 0.03, 2.33, यानी z अल्फा की वैल्यू क्या है 2.33। अभी क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया कि z अल्फा कितना है, z अल्फा है 2.33। तो ये हमारा रिजेक्शन एरिया है। z 1.48 कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली इधर आएगा कहीं पे z 1.48। तो ये रिजेक्शन एरिया में लाई नहीं कर रहा ये वाली वैल्यू, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। या फिर अभी हम इसको फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फंडा क्लियर है तो हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि z इज लेस देन z अल्फा, दैट्स व्हाई डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो अभी मैंने आपको बताया था कि p वैल्यू को भी हम ऐसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्वियसली कि हमारा z 1.48 इधर है, ओके, तो p वैल्यू एरिया अल्फा एरिया से कहीं ज्यादा है। अल्फा एरिया क्या है, कहाँ पे है, z 2.33 पे। तो p वैल्यू एरिया ज्यादा है, देखने से भी पता चल रहा है अल्फा एरिया से, तो इसीलिए डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए हैं पॉपुलेशन मीन के रिगार्डिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का मेथड सेम ही है, जस्ट उसमें z की वैल्यू अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, लेकिन उसको क्लैरिफाई करने के लिए हम एक्सरसाइज 10.3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम अप्लाइड मैथमेटिक्स ML अग्रवाल। सो ऑल द बेस्ट।